जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सभी को जो जिस टाइम पे देख रहे हो। तो जो भी बच्चे आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आना। तो अभी पैसे ही पैसा कर देंगे, है ना। बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं पैसा पैसा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये जो मेरी क्लास होगी वो उसमें क्वेश्चन होंगे बट आंसर आप करोगे, क्योंकि एग्जाम आपका है ना। तो आप साथ में आंसर करते रहना, बताना कि क्या आंसर रहेगा। और ध्यान रखना कि जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले, क्वेश्चन देख के बाकी के साथ जो चार ऑप्शन है उनको भी आइडेंटिफाई करो। क्योंकि जो है अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स है, उसको लेके आए हैं एग्रीकल्चर में, है ना, कृषि में अर्थशास्त्र। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम ले गए एग्रोनॉमी कर रहे हैं, सोयल साइंस, हम कुछ भी संभाल कर रहे हैं, एट लास्ट फार्मर को, किसान को चाहिए क्या? पैसा ना। तो उसी पे क्या है, क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है गिवन बाय, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र वर्ड है वो किसने दिया? इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो किसने दिया है? कौटिल्य ने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है, या फिर किसी और ने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है? क्या? एडम स्मिथ। बी, कुछ बी वाले हैं, कुछ सी वाले हैं। एडम स्मिथ भी बोल रहे हैं और एरिस्टोटल भी बोल रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वह एक्चुअल में क्या है? ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक भाषा का लिया गया एक शब्द है, जिसका मतलब क्या है? ओइकोनोमिक, है ना। उस वर्ड से लिया गया, उस शब्द से लिया गया, जिसका मतलब क्या था? जो घर में, है ना, घर गृहस्थी में, जो हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स, है ना, घर गृहस्थी कैसे चलानी है, उसका मतलब था ये इकोनॉमिक्स, है ना। तो अगर हम बात करें, क्या आंसर करो? बी सी में कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, ये दोनों निकाल देते, कौटिल्य और ये, तो है ना, ये तो नाम साथ में जुड़ भी नहीं रहा, पर अल्फ्रेड मार्शल का नाम भी है इकोनॉमिक्स में। वो क्या है वो भी बताइए आप कमेंट सेक्शन में। एडम स्मिथ क्या है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बट ये ध्यान रखना, जो पितामह है उनके, है ना, अर्थशास्त्र के पितामह हैं, वो जरूरी नहीं ना कि वो ये शब्द भी वही दे के गए हों। ये कोई जरूरी तो नहीं। तो जो वर्ड है वो दिया किसने है? एरिस्टोटल भाई साहब। इन भाई साहब ने क्या है, अर्थशास्त्र जो वर्ड आया, जो शब्द आया है ये अर्थशास्त्र का, वो दिया किन्होंने है? वो दिया है एरिस्टोटल ने। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे ही क्वेश्चन होंगे वैसे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी होगी, पर ध्यान रखना ये अर्थशास्त्र जो है ना, बड़ा ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, एकदम से दिमाग खोल के रख देता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है तो आज आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है ओइकोस, मीनिंग हाउस होल्ड, घर गृहस्थी जो है, नोमोस मीनिंग मैनेज, उसको मैनेज करना, उसको कैसे चलाना है, घर गृहस्थी को कैसे चलाना है, उसी का मतलब है इकोनॉमिक्स का मतलब है घर गृहस्थी को कैसे चलाना। फिर धीरे धीरे इसमें काफी सारे चेंजेस आते रहे, बदलाव आते रहे। वो बदलाव आ आकर आजकल क्या है, इसके कुछ नियम बन चुके हैं, क्या डिमांड रहती है, क्या सप्लाई रहती है, इसमें सब कुछ आज वही करने जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स की कौन से इनमें एलिमेंट नहीं है? कौन सा? प्रेपरेशन, प्राइस, साथ में क्या आंसर कर रहे हो बताइए। मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आंसर कर रहे हो? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग? अब ये मार्केटिंग मिक्स है ना, निम्नलिखित में कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पहले ये पता होना चाहिए ये होता क्या है, विपणन। अब ये क्या है? कभी भी देखो, मान लो हम अब अपने पे लेके आता हूं, किसी बार की बात नहीं करते, हम अगर कोर्स लेके आते हैं, है ना, कोई नया कोर्स लेके आते हैं, यही यूपीएसएससी वाला जो कोर्स लेके आते हैं, उसको हमने बेचना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सभी टीचर्स बैठेंगे, सभी स्टाफ मेंबर बैठेंगे, उसको क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि बच्चों को हम क्या क्या कर सकते हैं, बच्चों को कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, और कैसे अपने कोर्स सेल कर सकते हैं, और अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, एक, है ना, स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट मिक्स, है ना। तो वो सारे, ये देखो पीपी दिख रहे हैं ना, तो वो सारे जो मार्केटिंग मिक्स के जो हैं एलिमेंट जो हैं, है ना, तत्व हैं, वो कौन से हैं? पी नाम से स्टार्ट होते हैं, पर ये तो चारों ही पी है। तो आप क्या आंसर कर रहे हो? ए है प्रेपरेशन, उसको प्रिपेयर करना, बी है प्राइस, सी है प्रमोशन, और डी है प्रोडक्ट। क्या आंसर रहना चाहिए? इसके जो है चार जो है तत्व हैं, चार जो है एलिमेंट हैं, वो चार एलिमेंट कौन से हैं, तत्व कौन से हैं? एक है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है? अगर हम कोर्स की बात करें, है ना, मान लो, या फिर कोई किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होगा, कुछ भी सामान लेने जाते हो, वो क्या करेंगे, एक ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर, है ना, जो सामान लेने जा रहे हो वो प्रोडक्ट है तुम्हारा, उसके ऊपर क्या करेंगे, ब्रांड लगाएंगे, है ना, कोई भी ब्रांड का एक टैग लगाएंगे, फिर पैकेजिंग करेंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे,
वो एक प्रोडक्ट है, जैसे हमारा कोर्स था वो क्या था, एक प्रोडक्ट। फिर हम उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, कैसे कैसे प्राइस, वाक्यों में क्या चल रहा है ना, वाक्यों में क्या चल रहा है और किस किस प्लेस पे लेके आएंगे, जहां पे उसकी ज्यादा डिमांड है वही स्ट्रेटेजी रहेगी। तो ये चार जो है मेन प्रमोशन। फिर हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे, हम यूट्यूब पे करेंगे, हम अलग अलग जा जाके कहीं करेंगे, है ना, ऑफलाइन करना हो तो ऑफलाइन कर सकते हैं। ये जो पूरी होती है ये क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। अब इसमें हाँ, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, बिल्कुल सही। तो ये चार है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, जगह, स्थान, प्रमोशन, है ना, उसको कैसे प्रमोट करना है, प्राइस कितना जो है उस पे पैसा, कितना पैसे का होना चाहिए वो भी तो डिपेंड करता है ना, बाकी किस दाम पे बेच रहे हैं और हम किस दाम पे बेचें, ये क्या होगी, एक उनकी स्ट्रेटजी होगी। तो ये प्रेपरेशन जो है ये इसका जो है एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट ये नहीं है, तो इसलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, ये तो तीन थे ही, और चौथा कौन सा ऐड हुआ था, एक था प्राइस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, अगला कौन सा था, ये देखो प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, और इसमें एक और ऐड कर लो, प्लेस। तो ये चार जो हैं प्रोडक्ट हैं, ये चार जो हैं प्रोडक्ट हैं, ये वाला नहीं है, एलिमेंट नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन किसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि उत्पादों के संदर्भ में, अच्छा, सट्टेबाजी और हैजिंग मतलब स्पेकुलेशन, हाँ स्पेकुलेशन होता है, सट्टेबाजी और हैजिंग के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है, कौन सा है, देखो सबसे पहले क्या है, स्पेकुलेशन इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल हैजिंग इज डन सोनली फॉर प्रॉफिट। सट्टेबाजी में मूल्य स्थिरता, मतलब इसमें सिर्फ क्या है, एंश्योर प्राइस को स्टेबल रखने के लिए लाई जाती है, और हैजिंग क्या करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, है ना, कमाई के साधन के लिए हम लेके आते हैं हैजिंग। ये हो सकता है, पहले देखते हैं, अगली ऑप्शन देखते हैं। पहले स्पेकुलेशन होता क्या है ये समझते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। अब स्पेकुलेशन क्या है और हैजिंग क्या है, मान लो स्पेकुलेशन क्या होती है कि एक तरह से सट्टा लगाना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना। सट्टा कैसे, मान लो आज कोई गेहूं किसी ने लगाया, किसी किसान ने गेहूं लगाया, मेरे को पता है कि आने वाले 6 महीने में इसका जो दाम है वो बढ़ जाएगा, मैं उसको क्या करूंगा, उसको अपने पास स्टोर करके रख लूंगा। मैंने रिस्क लिया ना, तो ये सट्टा हो गया। मैंने क्या किया, रिस्क लिया, ये सट्टा हो गया कि 6 महीने में बढ़ सकता है, हो सकता है कि कम भी हो जाए। जो इस दाम पे, जो आज के दाम पे बिक रहा था, मैं उस पे नहीं बेचूंगा। मैं क्या करूंगा, कल को कम हो जाए कोई बात नहीं, बट बढ़ भी सकता है, तो मैं क्या करूंगा, सट्टा खेलूंगा इस चीज पे। अब दूसरा, है ना, साथ में ऑप्शन पढ़ते रहो, आंसर करते रहो। हैजिंग क्या होता है, हैजिंग ये होता है कि मेरे को रिस्क नहीं चाहिए भाई, आराम से जिंदगी व्यतीत करनी है, किसी तरह का रिस्क नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आराम से घर पे रोटी खा लें, जो दाम चल रहा है वही दे दो, इससे कम नहीं और हम ले सकते, है ना। तो वो होता है हैजिंग, है ना। एक अगर फार्मर, ये किसान है, किसान जो लगाता है वो स्पेकुलेशन नहीं करता कभी भी, वो उसी दाम पे क्या करता है, जो रेट चल रहा है, जो एमएसपी या जो दाम चल रहा है उसी पे बेच देता है, क्योंकि वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये क्या होता है, हैजिंग। अगर यही किसान किसी एक ट्रेडर को, है ना, कोई आड़ती हो गया, किसी और को बेच देता है, मिडल मैन को दे देता है, वो उसको क्या करे, स्टोर करके रख ले कि आने वाले 6 महीने के बाद हो सकता है प्राइस कम हो सकता है बढ़ जाए दाम जो है, तो वो क्या है, स्टोर करके रखेगा। इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, है ना, सट्टेबाजी। उद्देश्य मूल्य में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिम को कम करने का है, उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं उसको कम करने का है। यहीं पे गलत होगी स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि ये तो जोखिम और बढ़ाता है, रिस्क मतलब जोखिम और बढ़ाएगा। क्या आंसर कर रहे हो आप सभी, सी, क्या सी वाले हैं, और देखो अगला क्या है, स्पेकुलेशन और टेकिंग ऑन अ रिस्क, है ना। इसमें क्या है, वित्तीय लाभ की उम्मीद में जोखिम उठाना है, लाभ की उम्मीद में जोखिम उठाना पड़ता है, यही तो मैंने अभी बताया, हो सकता है लाभ हो, है ना। तो और जबकि हेजिंग का उपयोग उत्पादकों द्वारा मूल्य में उतार चढ़ाव से बचने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्पेकुलेशन है वो इस बात पे होगा कि मुझे लाभ चाहिए और मैं लालची हूं, है ना, लालच आ जाएगा। हेजिंग में होगा कि जो है उसमें संतुष्ट है, खुश हैं, वही कम खा लेंगे कोई बात नहीं, तो ये होता है हेजिंग। स्पेकुलेशन होता है कि क्या पता दाम बढ़ जाए, इसको आज रख लेते हैं जमा करके,
महीने बाद बेचेंगे। तो ये क्या है, स्पेकुलेशन। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। जो भी आप कर रहे हो सी इज राइट आंसर। तो जो स्पेकुलेशन होती है ना, ये होती है पॉजिटिव सोच, और जो हेजिंग होती है वो होती है नेगेटिव, क्योंकि हम पहले सोच रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा। स्पेकुलेशन होता है कि पॉजिटिव। फुल में ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर आगे चलते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ सिंगल डोमिनेंट बायर, है ना, एक बाजार संरचना जहां एक ही प्रमुख खरीदार होता है, जिसके पास महत्वपूर्ण बाजार शक्ति होती है, जिससे अक्सर, बता दीजिए, है ना। अभी यहां से ही क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के ही पता चल रहा था, यहां पे इतना ऑप्शन भी चाहे ना देखते। क्वेश्चन क्या है, ऑफन लीडिंग टू एबिलिटी टू डिक्टेट टर्म ऑफ सप्लायर इंक्लूडिंग द प्राइस दे आर विलिंग टू पे इज नोन एज विच ऑफ काइंड ऑफ मार्केट। इसमें से कौन सा ये बाजार की जो है बात कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हो। मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ सिंगल डोमिनेंट बायर, एक ही बायर, है ना, दैट हैज सिग्निफिकेंट मार्केट पावर। अब देखो क्या पूछा, संरचना जहां एक ही प्रमुख खरीदार, अब खरीदार एक है, खरीदार क्या है, एक है, बेचने वाले इसी के ऊपर ही क्या है, अगर बेचने वाला एक हो उसको बोलते हैं हम मोनोपोली। अगर बेचने वाला एक है, तुम्हारा पूरा, है ना, जैसे हमारी लाइट आ रही है वो बेचती एक ही है ना, पूरे एक स्टेट की बात करें, वहां पे लाइट आ रही है, एक ही बेच रहा है ना, तो वो क्या है, मोनोपोली, है ना, बिजली जो आ रही है वो जो बेचे वो मोनोपोली है। तो इन्होंने बोला कि एक बेचने वाला नहीं है, एक खरीदने वाला है, तो मोनोपोली तो निकालते हैं बाहर। डी, मोनोप्सोनी या मोनोपोलिस्टिक, कुछ डी बोल रहे हैं कुछ बी बोल रहे हैं, बी तो बाहर निकाल दिया, क्योंकि बी जो मोनोपोली होता है वो होता है बेचने वाला अगर एक हो, एक जना बेचने वाला है वो होता है मोनोपोली। अगर जब खरीदने वाली बात करें, मोनो मतलब एक, पोली मतलब बेचने वाले, सीधा बता रहा हूं सिंपल सिंपल भाषा में। सोनी क्या होता है, मोनो सोनी क्या होता है, मोनो मतलब एक, तो सोनी का मतलब क्या हो गया, खरीदने वाले, है ना। तो एक अगर खरीदने वाला है, dominated by has significant market power often leading to ability to dictate the term and supply including the price, वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। खरीदने वाला एक है, बेचने वाले काफी हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोनोप्सोनी आ जाएगा, डी। मोनोप्सोनी मार्केट करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और प्योर मार्केट ये ऐसी कोई टर्म नहीं होती, कंपटीशन है नहीं है उस पर डिपेंड करता है। अब बता दीजिए फिर ये मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोप्सोनी, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, इसमें क्या फर्क है। देखो मोनोपोलिस्टिक में काफी सारे जो होंगे सेलर होंगे, और प्रोडक्ट जो होंगे, ध्यान रखना इसमें जो बेचने वाले प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे इसमें मोनोपोलिस्टिक में। प्योर ओलिगोपोली में क्या है, कुछ, है ना, कुछ ही जो है बेचने वाले होंगे, सेलर मतलब जो बेचने वाले होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली, है ना, इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होंगे, बेचने वाले होंगे, और इसमें जो प्रोडक्ट होंगे वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। अब मोनोपोली क्या होता है, बेचने वाला एक होगा तो मोनोपोली, खरीदने वाला एक होगा तो मोनोप्सोनी। अगर खरीदने वाले एक से ज्यादा होंगे, कुछ होंगे, तो पसोनी मतलब ओलिगो मतलब कुछ, पसोनी मतलब खरीदने वाले, पोली मतलब बेचने वाले। बायलेटरल मोनोपोली क्या है, सिंगल सेलर सिंगल बायर, एक ही खरीदने वाला है एक ही बेचने वाला है। ये क्वेश्चन आ रखा है, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक ही खरीदने वाला है एक ही बेचने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायलेटरल, दोनों तरह से, दोनों तरफ से एक एक, बाय दो, और मोनो एक, पोली एक ही उधर है बेचने वाला, एक ही इधर है खरीदने वाला, तो ये क्या हो गया, बायलेटरल। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे चलेंगे, आगे और भी आएंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है अगला, क्या प्रश्न पूछा उन्होंने, अ रैशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एट विच स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो लॉ है ना, एक विवेकशील उत्पादक परिवर्ती अनुपात के नियम के किस अवस्था में उत्पादन करता है। अगर हम यही बात करें, हमने आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे करके कुछ होता है, दो हम तीन फेस बना देते हैं, ये होता है वन फेस, ये होता है टू फेस, ये होता है तीसरा फेस। यहां पे सब कुछ बढ़ रहा होता है, यहां पे क्या होता है,
सब कुछ बढ़ रहा होता है, टोटल प्रोडक्ट पूरा कितना उत्पादन है वो वाला, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब कुछ क्या है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्टेज है, ये देखो यहाँ पे सब कुछ बढ़ रहा है, यहाँ पे आके जो है इक्वल, थोड़ा सा इक्वल था आ जाता है, और यहाँ पे आके सब कुछ नीचे गिर जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो यहाँ पे नेगेटिव पे हो जाता है ना। तो कौन सी स्टेज है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये है पहला फेज, ये है दूसरा फेज, ये है तीसरा फेज। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, ये है टोटल प्रोडक्ट की रेखा, ये है एवरेज प्रोडक्ट की रेखा, और ये है मार्जिनल प्रोडक्ट की रेखा। पहले फेज में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट ये बढ़ रहे हैं, क्लियर। दूसरे में, पहले में क्या हो रहा है, ये है एवरेज प्रोडक्ट, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। यहां पे तीनों ही बढ़ रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या होगा, इस पे सब बढ़ रहे हैं, तब नहीं हमारा ये सबसे बेस्ट माना जाएगा। बेस्ट कब माना जाएगा, जब ये एक जगह पे स्टेबल होगा। ये टोटल प्रोडक्ट है जो बढ़ेगा तो सही, पर कम रफ्तार से बढ़ेगा। क्या करेगा, कम रफ्तार से बढ़ेगा दूसरे फेज में। यहां पे बढ़ेगा भी और बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा था, और यहां पे दूसरे फेज में क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो सीधी लाइन से आ जाएगी, और मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दूसरी स्टेज है, यहां पे हमें क्या है, सबसे बेस्ट जो है किसी भी किसान के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो सबसे आंसर क्या आ जाएगा, आ गया हमारा फेज 2। और जो फेज तीसरा होता है, ये सब कुछ इसमें बुरा ही हो रहा होता है, इसमें टोटल प्रोडक्ट भी गिर रहा होता है, एवरेज प्रोडक्ट भी नीचे जा रहा होता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा नेगेटिव देखने को मिलता है इसमें, क्लियर। तो आंसर क्या आ गया, जो दूसरा फेज है ना, दूसरी स्टेज है। अब द्वार से पढ़ लो, एक विवेकशील उत्पादक परिवर्ती अनुपात के नियम की किस अवस्था में, तो दूसरी अवस्था है जहां पे उत्पादन करेगा और सबसे ज्यादा लाभ ले सकता है, सबसे ज्यादा लाभ ले सकता है। ये नोट डाउन कर लो, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, है ना, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी बढ़ेगा, तब टोटल प्रोडक्ट रफ्तार के साथ, है ना, तेजी के साथ बढ़ेगा। टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, वो भी बढ़ते रेट के साथ, है ना, तेजी के साथ बढ़ रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा, तब टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज तो करेगा, बढ़ेगा तो सही, बट एक स्पीड के साथ बढ़ेगा, तो कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ेगा। तो क्या करेगा, टोटल प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ेगा। ये नोट डाउन कर लो अभी, है ना। और अगर आप क्लास लगाने आए हो तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा करो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं दिखा भी दूंगा, जब एग्जाम होगा ना तो यही बोलेंगे कि इन मैराथन में इतने क्वेश्चन आए, इस मैराथन में इतने क्वेश्चन आए, ठीक है, ओके। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जब डिक्रीज करेगा, नीचे गिरेगा, तब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो करेगा, बट बढ़ते क्रम की ओर करेगा, है ना, मतलब इतनी तेजी से, जैसे यहां पे बढ़ रहा था ना, उतनी तेजी से नहीं करेगा। टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा बट इतनी तेजी से नहीं। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तब टोटल प्रोडक्ट जो है, ये बहुत बार आ रखा है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, दो चीजों में, दो जगह पे फर्क जो आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल, है ना। तो जब वो, सर साइड हो जाते हैं, बिल्कुल साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, जब अभी दिखाया था, ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट 0, और यहां पे टोटल प्रोडक्ट जो था वो क्या था, सबसे ऊंचाई पे था, सबसे ऊपर था। इसके बाद टोटल प्रोडक्ट, अब देखो जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे गया, तब टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, गिर गया। टोटल प्रोडक्ट सिर्फ एक बार में गिरा, कब गिरा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया, वो माइनस में चला गया, तब वो गिरेगा जाके, क्लियर। तो आगे ये भी देख लो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 से नीचे गया, तब टोटल प्रोडक्ट कम होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट जब सबसे ज्यादा था, तब सबसे ऊपर टोटल प्रोडक्ट एकदम से बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा एवरेज प्रोडक्ट से, तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगा एवरेज प्रोडक्ट से, तब एवरेज प्रोडक्ट
घट रहा होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट जो है अपने ऊंचाई पे होगा, सबसे ऊपर होगा। तो ये देख लेते हैं, जब मार्जिनल प्रोडक्ट और ये है ना मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट जो है यहां पर मिक्स जब मिल रहे हैं, तब एवरेज प्रोडक्ट जो है सबसे अपनी ऊंचाई पे, उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हुआ था। तो ये जो रिलेशन है बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, और ये तब समझ आएगा जब हमें ये ग्राफ समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, जिन्होंने नहीं किया प्लीज नोट करो। क्लियर सर, बरोबर बरोबर, ओके। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। क्या है, इन एग्रीकल्चर, कृषि जिंसों है ना, कॉमोडिटी मतलब जिंसों में किस प्रकार की मांग की कीमत लोच पाई जाती है, किस तरह की जो है मांग डिमांड जो है वो देखने को मिलती है, डिमांड या फिर मांग, कैसी डिमांड जो है लोच जो है वो देखने को मिलती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है, अब देखो जैसी मैं एक डिमांड की वो कर्व बनाऊं है ना, एक डिमांड यहां पे क्या है, उसकी कितना रेट है, प्राइस कितना चल रहा है, ये यहाँ पे क्या है, कितनी उसकी डिमांड है। जैसे ये प्राइस 1 रुपया है तो डिमांड सबसे ज्यादा है ना, यहाँ पे है। जैसे ही उसका प्राइस 2 रुपये होता है डिमांड कम हो जाती है, जैसे ही उसका प्राइस 3 रुपये होता है प्राइस उससे नीचे, जैसे उसका प्राइस जो है 4 रुपये हो जाता है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम बर्गर खाने जाते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं, जब पिज्जा जिसका पिज्जा ज्यादा है, कभी देखा है एक का पिज्जा 50 रुपए का, वहां पे रश लगा होगा, एक का पिज्जा 200 का है, वहां पे कम होगा, क्यों, उनका प्राइस ज्यादा है, डिमांड कम है ना। कईयों में ऐसा नहीं देखने को मिलता, वो भी बताएंगे, आगे आएगा। तो ये देखो ये ऐसा है, मतलब क्या है, डिमांड जो है वो उल्टा चलती है किसके साथ, प्राइस के साथ। जब ऐसा हो कि थोड़ा सा भी प्राइस में फर्क आ जाए, जैसे 5 रुपए का था तो डिमांड थी उसकी 5,000 क्विंटल की एक शहर में है ना, तो ऐसा हो कि उसका प्राइस जो है वो 6 रुपये हो जाए और ये बिल्कुल खत्म ही हो जाए, 1 रुपया बढ़ने से भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये क्या है, बड़ी ज्यादा, थोड़ा सा भी प्राइस में है ना दाम में हेरफेर किया और जो उसकी डिमांड है, मांग है, वो एकदम से बदल गई। वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक होता है ना खींचने वाला इलास्टिक, वो पूरा इलास्टिक है, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये पूरा खींच सकती है, ऊपर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, ये है परफेक्टली इलास्टिक, प्रॉपर इलास्टिक है ये। अब रिलेटिव इलास्टिक क्या है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा उसको उसमें डिमांड में फर्क पड़ेगा। 20% सर, बहुत अच्छी क्लास लगी, थैंक यू सो मच। मैं जहां सस्ता वहीं खाता हूं, तो आपकी वजह से ही क्या है, डिमांड जो है और प्राइस का ऐसा रिलेशन चल रहा है। ठीक है, जिन्होंने बोला, किन्होंने बोला है, राम शर्मा जी। ठीक है, तो आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सिखाना पड़ रहा है। ठीक है, यूनिट इलास्टिक क्या है, जब उसका एक हो जाता है, ये दिखाएंगे ये क्या होता है, रिलेटिव इन इलास्टिक। अब आंसर क्या कर रहे हो, अब आंसर बता देते हैं। हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या है, प्राइस बढ़े दाम कम हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अब मान लो परफेक्टली इन इलास्टिक कहां पे होती है, डायमंड है ना, वो उसका प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है, वो वेबलन गुड्स में आता है ना, वो इनमें नहीं आता, उसके अलग एग्जांपल है, पर एक सिंपल समझने के लिए, एक हीरा है, हीरा क्या होगा है ना, हीरा जो है वो क्या होगा, वो उसका प्राइस बढ़ रहा है, हमारे जैसे को फर्क पड़ रहा है, नहीं बढ़ रहा ना मिडिल क्लास को। तो ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, कोई फर्क नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। बट जो रिलेटिव एग्रीकल्चर, जो कृषि जिंसों में है, वो देखा जाता है इनइलास्टिक, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने खाना खाना है वो खाएगा ही खाएगा, जिसने गेहूं खाने हैं, गेहूं की चपाती खानी है, वो खाएगा ही खाएगा। तो वो क्या है, इनइलास्टिक है, पर प्रॉपर इनइलास्टिक नहीं है। थोड़ा बहुत मान लो ऐसे है कि पहले वो 5 किलो खा रहा था ना, अब वो घर पे ऐसे है कि 2 टाइम 3 टाइम रोटी खा रहा था 5 किलो लेकर, अब वो क्या करेगा, 4 किलो ले लेगा, बट 2 टाइम की रोटी खा लेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं है। तो ये खाना तो जरूरी है ना, डिमांड के साथ उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाए, बिल्कुल हल्का सा फर्क पड़ता है। तो ये है रिलेटिव इनइलास्टिक। हिंदी में चल रहा है भाई, इलास्टिक, खींचने वाला इलास्टिक है ना,
हाँ क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पूरी तरह से क्या है, इनइलास्टिक तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो है रिलेटिव इनइलास्टिक है। देख लीजिए ऐसी कुछ है कर्व देखने को मिलती हैं, हमें कोई थ्योरेटिकल पेपर तो नहीं देना, बट फिर भी समझ लीजिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होगी वो इस तरह होगी, इलास्टिक डिमांड जो है वो इस तरह होगी, यूनिट इलास्टिक इस तरह होगी, ये कुछ जो है कर्व देखने को मिलती हैं। ठीक है, हाँ ये देख लीजिए, जब यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी तब इसकी वैल्यू 1 होगी। ये अभी रिसेंटली बीएचओ के एग्जाम में शायद देखने को मिला था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, जब प्रॉपर इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक क्या, अब आपको बता ही देते हैं। ठीक है, तो इन इलास्टिक होगी तब क्या होगी, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी। और जब प्रॉपर परफेक्टली इन इलास्टिक होगी तब ये 0 होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट अगला शॉर्ट टर्म है ना, अल्पावधि ऋण का भुगतान डैश महीने वर्ष के अवधि के भीतर किया जाना है। कितने मंथ में करते हैं, कितने महीने में, 0 से 6 महीने के अंदर, 6 से 18 महीने के अंदर, 1.5 से है ना 1.5 से 5 साल के अंदर, या 5 से 20 साल। बताइए। देखो अगर यही हम बात करें, एक तो है अल्पावधि ऋण है ना, एक होगा मध्यम मीडियम ड्यूरेशन है ना, एक क्या होगा, एक होगा हमारा दीर्घ 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 जो होगा है ना, ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म है ना, इसको बोलेंगे हम मीडियम, इसको बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म। अब तुम ऋण लेने जाओ, तुम बैंक से ऋण लेने जाओ, वहां पे ये देखा जाता है कि कितने से कितने साल के लिए ये ऋण जो है ले रहा है, कर्जा जो है वो ले रहा है, जो शॉर्ट टर्म है ना, उसमें तुम किस प्रकार का ऋण ले सकते हो, इसमें तुम ऋण ले सकते हो जैसे कि कोई फसल के लिए, फसल लगानी है, कोई बीज लेने हैं तुमने, सीड लेने हैं, कोई खाद मतलब फर्टिलाइजर लेने हैं तुमने, यूरिया वगैरह अपने खेत में डालनी है, तो ऐसी चीजें तुम ले सकते हो। कोई भी ना कोई जो है कीटनाशक तुमने लेना है ना, इंसेक्टिसाइड तुमने लेना है, ऐसे चीजें तुम, फसल लगानी है, बीज लेने हैं, फर्टिलाइजर लेने हैं, या कोई भी कीटनाशक लेना है, इसके लिए तुम क्या है शॉर्ट टर्म लोन लोगे। और आंसर क्या कर रहे हो पहले वो देख लेते हैं। आंसर कर रहे हो बी बी बी, हाँ। तो 0 से 6 महीने की इतनी अवधि तो होती नहीं है, किसी में नहीं देखने को मिलती, तो 6 से 18 महीने। अब ऐसा तो नहीं है आज लोन लिया 1 महीने बाद चुका दोगे, तो 6 महीने से लेके 18 महीने तक, या फिर कई बार 6 से 12 महीने भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। तो ये 6 से 12 महीने, और ये जो है 1.5 से, ये होता है मध्यम मतलब मीडियम। यहाँ पे क्या होता है, इस पे कहा किस तरह का लोन जो है लिया जा सकता है, तुमने गाय लेनी है, तुमने भैंस लेनी है, कुछ ऐसा लोन जो है तुम ले सकते हो इस पे। दीर्घ जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, वो होता है 5 से 20 साल का है ना, 5 से 20 साल का। क्यों, क्योंकि इसमें तुमने जमीन लेनी है, जमीन को ठीक करवाना है, तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो अब एक चीज भी लिख लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना, किसान वाला कृषि क्रेडिट कार्ड जो है, कृषि क्रेडिट कार्ड जो है, उसमें क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड ही बोलते हैं। उसमें अगर तुम ये शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो है ना, ये तुम अल्पावधि ऋण ले रहे हो, तो और तुम 3 लाख से नीचे का लोन ले रहे हो, कौन सा लोन ले रहे हो, 3 लाख से नीचे का लोन ले रहे हो, और अपने उसी जो भी सीमित तुम्हारे है तुम्हें दिया गया है, 1 साल के अंदर अंदर तुम पूरा चुका भी देते हो, 1 साल का तुम्हें टाइम मिला है, तुम 1 साल के अंदर अंदर चुका भी देते हो, मतलब तुमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है ना, तो तब तुम्हें जो है 7% की दर से ब्याज नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हें 3% की क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, तो तुम्हें सिर्फ 4% ही देनी पड़ेगी। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। ट्रैक्टर जो है लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म तुम गाड़ी लेते हो वो भी लॉन्ग टर्म में आता है, ट्रैक्टर जो है वो भी लॉन्ग टर्म में आता है।
हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड जो है 1999 में ये देखने को मिला। पहले जो थी इसकी सब जो ब्याज की दर थी वो 9% थी। फिर 2004-05 में क्या हुआ, एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आई, है ना। उसके बाद इस पे 2% की ब्याज जो है वो कम कर देगी, फिर 7% की रहेगी। बट अगर फिर ये बोला गया कि तुम 3 लाख से नीचे का लोन लेते हो और दिए गए टाइम में, ड्यूरेशन में तुम भर देते हो उसको, तो तुम्हें 3% की और सब्सिडी मिलेगी। तो ये रह जाएगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 4% रह जाएगा। 1998, हाँ 1998-99 के अंदर अंदर ये शुरू। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर किसी खेत की वित्तीय स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ अ फार्म फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक। तुम्हारे फार्म, तुम खेती करते हो, तुम्हारे खेत में, है ना, क्या है कि कितना तुम्हारे पास है ना, क्या बताएगा ये वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर, एक समय दिए गए समय पर किसी खेत की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन, है ना, कितना पैसा है तुम्हारे पास, वो बताता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, बताना। क्या, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग? क्या आंसर कर रहे हो? सी आंसर कर रहे हो, बैलेंस शीट, बिल्कुल सही। तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना लग रहा है, कितने तुम्हारे पास एसेट है, वो आएगा। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है, वो उस सब को कौन बताएगा, एक बैलेंस शीट। अगर तुम भी घर पे देखो तो तुम अपने घर पे भी कैसे बनाओगे कि तुम्हारे पास है क्या क्या। तुम्हारे पास क्या है, एक भैंस है ना, जो कि 50,000 की है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी पूंजी है जो तुम्हारे पास है ना। तो एक भैंस है तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास घर है जो इतने का है ना। अब जो एक्चुअल में क्या है कि तुम्हारे इस पे तुमने फसल बीज रखी है, तुम्हारे पास जमीन है उसका, है ना। अब इस पे कितना कितना खर्चा आना है, तुमने 10,000 रुपये मेरे देने हैं, 10,000 रुपये रिश्तेदार के देने हैं जो तुम 2 साल से नहीं दे रहे हो, है ना। तो 20,000 रुपये तुमने बैंक का देना है ना, जो वापस लौटाना है, वो क्या है तुम्हारा, वो सारा लायबिलिटी बनता है। इनकी पूरी स्टेटमेंट के अब हम कितने हमारे पास पैसे हैं उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट। क्लियर है, उसको क्या बोल देंगे, बैलेंस शीट बोल देंगे। देखो यही बोल रहा था, संपत्तियां और देनदारी। अब देनदारी कौन सी होगी, जो तुमने रिश्तेदारों के अपने 10,000 रुपये देना था। अब तुम्हारे पास भैंस थी, वो क्या है, तुम्हारा एसेट है, संपत्ति है तुम्हारी, है ना, तो वो संपत्ति आ गई तुम्हारी। और देनदारी क्या है, जो तुमने रिश्तेदार को देने हैं, उन सबको मिला के, है ना। तो व्हेन, जब तुम्हारी संपत्ति ज्यादा है तुम्हारी देनदारी से, मतलब तुम अभी प्रॉफिट में हो, तुम अमीर लोग हो अभी, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास, है ना, मेरे जैसे नहीं हो कि तुम्हें सिर्फ देने देने ही है, कहीं से आने नहीं है। तो तुम क्या है, तुम्हारी देनदारी जो है वो कम है और संपत्ति तुम्हारी ज्यादा है, मतलब तुम क्या हो, प्रॉफिट में हो। तो इसको क्या बोलेंगे, नेट डिफेक्ट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो अभी देखा। अगर ये प्रतिस्पर्धी और देनदारियों को कैसे कैसे है उसको बोलते हैं हम बैलेंस शीट। तो ये तो नहीं आएगा। उसी बैलेंस शीट में हमें यह पता चले कि अगर हमारी जो संपत्ति है वो देनदारियों से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेटवर्थ या फिर इक्विटी। और अगर यही हमारे कम होता तो फिर क्या बोलते, बताना कमेंट सेक्शन में। अगर यही हमारी संपत्ति देनदारियों से कम होती, मतलब जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं ना, मेरे जैसे लोग मतलब सिर्फ देने देने हैं लोगों के, कहीं से आना नहीं है, संपत्ति कुछ है नहीं, पल्ले कुछ नहीं है, बट हाँ सिर्फ देने देने लोगों से मांग मांग के रख रहा हूं, तो फिर उसको क्या बोलेंगे। अगर पेपर में आ गया तो याद रख लेना, बत्रा सर ने बहुत पैसे देने लोगों के। है ना, तो उसको बोलते हैं नेट डिफेक्ट। तो क्या बोलेंगे, नेट डिफेक्ट, बिल्कुल सही, नेट नेट डिफेक्ट बोलेंगे। डिफेक्ट मतलब होता है कमी रह जाना, कमी रह रही है ना। डेफिशिएंसी बोलते हैं ना, डेफिशिएंसी कमी, है ना, किसकी कमी की वजह से हुआ, तो वो भी एक है हमारी कितनी कमी रह रही है। ये भारत में या किसी भी कंट्री में इससे पता चलता है हमें किसके कितना कर्जा देना है, वो हमारा क्या है, देनदारियां, किसी देश ने देना होता है। और जो हमारे पास है, हमारे पास ये रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बिल्डिंग है, इतनी जमीन है गवर्नमेंट के पास, वो क्या है,
की संपत्ति है, तो पता चलेगा वहां से गवर्नमेंट के पास अब कितना पैसा है और बाहर से जो कर्जा लिया हुआ है कितना देना है, वहां से पता चलता है ना। क्लियर। आगे, इट इज अ contour line drawn through the set of points at which the same quantity of output is produced while changing the quantities of two or more input। अब क्या है, यह उन बिंदुओं के समूह के माध्यम से खींची गई समोच्च रेखा है जिन पर दो या अधिक इनपुट की मात्राओं में परिवर्तन करते हुए आउटपुट की समान मात्रा का उत्पादन किया जाता है। अब ये क्या बोलना चाहते हैं, अब ये बोलना चाहते हैं कोई ऐसी दो रेखाएं है ना, जहां पे क्या हो, मान लो मेरे खेत में क्या है, एक जगह पे जो है ना वुमेन है वो काम कर रही है, जो लेडीज हैं खेत में वो काम कर रही है, एक जगह पे मैन काम कर रहे हैं है ना, वुमेन काम कर रही हैं और बंदे जो है वो काम कर रहे हैं। अब मैंने प्रोडक्शन जो है यहां से ली 20 क्विंटल, इनसे काम करवा के लेबर से, अगर मैं यही इनको जो है चेंज कर दूं है ना, इनपुट को ही चेंज कर दूं, या फिर हम क्या बोलें फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर में एक जगह पे मैं यूरिया डाल रहा हूं, एक जगह पे डीएपी डाल रहा हूं, मैं यूरिया 20 डाल रहा हूं, डीएपी 15 डाल रहा हूं, मेरा जो उत्पादन हो रहा है वो 20 क्विंटल हो रहा है। अब मैं इसको 15 कर दूं, इसको 10 कर, इसको 18 कर दूं है ना, तो भी मेरा इतना ही रहना चाहिए। अगर मैं इसको 10 कर दूं, इसको 20 कर दूं, तो मेरा जो उत्पादन है वो इतना ही रहना चाहिए। मतलब क्या है, मैं जो बीच में डाल रहा हूं है ना, इनपुट डाल रहा हूं वो बदल सकता हूं, पर मेरी उस पे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। माइकल सिंह चौहान, हाँ जी बोलिए जी, क्या बोल रहे हो सर, आप मेरी नहीं सुन रहे हो। कृषि जिंसों पर किस प्रकार की इलास्टिसिटी होती है, रिलेटिव इन इलास्टिक होते हैं है ना, रिलेटिव जो है इन इलास्टिक होते हैं, कोई ज्यादा उनको प्राइस से दाम से फर्क इतना पड़ता है, पर इतना बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है ना, किसी किसी चीजों पे पड़ता है, क्योंकि जो हमारे कृषि वाले हैं उनमें जो चीजें खानी है, गेहूं है, चावल है ना, ये चीजें खानी है तो खानी ही है, अपने खुद के है ना सरवाइव करने के लिए वो चीज खानी ही पड़ेगी, वो इन इलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड जो है वो उनकी होती है जिनके बिना भी काम चल सकता है। प्राइस कम, प्राइस बढ़ गया फिर क्यों लेना है, देखेंगे जब कम होगा तब ले लेंगे, हम उसको लेते नहीं है। प्राइस कम हुआ तो हम उसको ज्यादा ले लेते हैं कि रख लेते हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा। अगर यही हम बात करें कृषि जिंसों में क्या होता है, प्राइस बढ़ गया तो भाई रोटी तो खानी खानी है ना, तो ये होता है इन इलास्टिक। देखो अब कौन से, अब क्या आंसर कर रहे हो, बी आंसर कर रहे हो, आइसो कोस्ट लाइन, आइसो कोस्ट लाइन। सारे बी वाले हैं। देखो अगर मैं यही बोलूं इनपुट, ये रहा इनपुट, एक इनपुट ये रहा, एक इधर से डाल रहे हैं, हमारा एक इनपुट कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, बट हमारी जो उत्पादन है वो सेम हो रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, फिर से दोबारा से आंसर करो। सारे बी वाले क्यों हैं भाई, एक आधा ए वाला आया अभी। बी वाला क्या है, आइसो कोस्ट लाइन है ना, कितना खर्चा आ रहा है वो तो आइसो कोस्ट पे पता चलता है। आइसो बजट लाइन होती है कितना हमें पैसा आ रहा है, बजट रेवेन्यू कितना आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है वो उस पे पता चल रहा है। आइसो मतलब होता है सेम है ना, आइसो कोस्ट लाइन, एक होता है आइसो क्लाइंस, ये भी याद रख लेना, एक होता है आइसो कोस्ट लाइन, एक होता है आइसो क्वांट्स। आइसो क्वांट्स वो होते हैं जब हम दो इनपुट जो है उसको बदलाव कर रहे हैं, बट उत्पादन जो है वो सेम रह रहा है, हमारा आउटपुट नहीं चेंज होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, आइसो क्वांट्स आ जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अ लो इनकम है ना, एक कम आय वाला मेरे जैसा गैर लग्जरी है ना, गैर लग्जरी मतलब मैं भी लग्जरी नहीं हूं, मेरे जैसा ही उत्पाद जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर मांग और बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं।
देखो हमने क्या पढ़ा, जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा, है ना, ये डिमांड करो, यही पढ़ा ना, कि जैसे जैसे क्या होगा, इसका प्राइस जो है बढ़ना शुरू होगा, डिमांड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। यही पढ़ा है ना। यहाँ पे प्राइस है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड जो है वो कम होती नजर आ रही है। बट अगर कईयों में कुछ ये जो है उससे विपरीत चलते हैं, दो तरह के, कौन कौन से, एक इंफीरियर गुड्स भी होते हैं, एक गिफन गुड्स भी होते हैं, एक वेबलन भी होते हैं। तो क्या आंसर कर रहे हो, देखो कुछ बी वाले होंगे कुछ डी वाले होंगे, दोनों की कंफ्यूजन आज दूर कर देते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं एक डायमंड हीरा लेके आऊं, हीरा, है ना, अब हीरा जो है, देखो उसने पहले ही क्या बोल दिया, नॉन लग्जरी, लग्जरी नहीं होनी चाहिए, तो हीरा तो लग्जरी में आता है। अब वैसा सेम ही है, अब मैंने क्या बोला, हीरे का दाम बढ़े तो डिमांड और बढ़ जाती है। कि अमीर जो है ना, अंबानी अडानी, वो तो लेके रखेंगे रखेंगे, है ना, कुछ आपके जैसे होंगे, तो वो क्या है, वो है वेबलन गुड्स, है ना। तो गिफन गुड्स कौन से होते हैं, गिफन गुड्स वैसे होते हैं जो लो इनकम, है ना, आमदन कम है, नॉन लग्जरी है। तो देखो पहले तो मैंने क्या बोला, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, बट ये जो वेबलन गुड्स हैं इनका जो है प्राइस कम भी होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड और बढ़ेगी, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड और बढ़ रही है। गिफन गुड्स में क्या होगा, इसका भी सेम है, बट ये जो है इतनी इनकम वालों का नहीं होता और लग्जरी नहीं होता। हाँ, प्राइस ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी। अगर यही लग्जरी की बात करें तो वो हो जाएगा वेबलन गुड्स, वो क्या हो जाएगा, वेबलन गुड्स। चलो नेक्स्ट, जब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता से अधिक होती है, तो है ना, व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम देन मार्जिन यूटिलिटी, तब उसकी वैल्यू कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है ना। जब टोटल यूटिलिटी टीयू की बात करें इज मैक्सिमम देन मार्जिन यूटिलिटी, ज्यादा होगी मार्जिन यूटिलिटी, तब क्या होगा, मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, जब टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सॉरी, टोटल यूटिलिटी सबसे ऊपर होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। अब देखो मैं बताता हूँ ये टोटल यूटिलिटी क्या होती है। मुझे भूख लग रही है ना, मुझे भूख लग रही है, मैंने खाने हैं 4 चपाती, तो ये है मेरी टोटल यूटिलिटी, है ना। अब मैंने एक दो खा ली है ना, पहले एक खाई फिर दो खाई, अब मेरा एक का फर्क है, ये हो गया मेरी मार्जिन यूटिलिटी। अब जो बची हुई है वो अलग यूटिलिटी है। अब इन्होंने क्या बोला कि जब मैक्सिमम, है ना, जब टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम होगी तब मार्जिन यूटिलिटी कितनी होगी, जब जैसे देखो मुझे यहाँ पे ये है टोटल यूटिलिटी, ये बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है ना, मैंने ये एक रोटी खाई, ये दूसरी रोटी खाई, ये तीसरी रोटी खाई, ये चौथी खाई, पांचवी, अब यहाँ पे फर्क कितना रह गया, 4 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का, और ये मैंने लास्ट वाली रोटी, जितनी मुझे भूख थी उतनी ही रोटी मैंने खा ली, और अब जो है मुझे भूख होगी और खाने की, यही यूटिलिटी बताती है, यही क्या है, यूटिलिटी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जो है यही बताती है उपयोगिता, है ना, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, कुल कितनी उपयोगिता है, कुल उपयोगिता जब तुम्हारी सबसे ऊपर होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, तो मार्जिन यूटिलिटी कम होगी। देखो जब टोटल यूटिलिटी मान लो तुम्हें 30, है ना, 30 की, है ना, तुमने 10 खाई तो मार्जिन है 10, 10 से 18 पे गए तो 8, जो फर्क आ रहा है, जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 8 का आ रहा है ना, तो ये 8, 8 से 24 पे गए तो कितना हो गया, 6 का फर्क डिफरेंस, 24 से 28 पे आए तो 4 का, 28 से 30 पे गए तो 2 का, जब 30 ही पूरी खा ली तब ये कितनी हो जाएगी, अब तुम्हें और उपयोगिता नहीं है, तुम्हारी और यूटिलिटी नहीं है। ये दोनों रिलेशन जो है, ये ग्राफ जो है वो बना लीजिए, जब टोटल यूटिलिटी, या ये तो बोलो टोटल यूटिलिटी सबसे ऊपर कब होगी, जब मार्जिन यूटिलिटी जो है 0 हो जाएगी, और मार्जिन यूटिलिटी 0 कब होगी, जैसे ही टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता जो है वो बढ़नी शुरू होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। बताइए क्या आंसर कर रहे हो। तो सही आंसर है, तो जो
टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, 0 होगी। तो 0 क्या आ जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, अच्छा ये तो इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, आगे हिंदी में भी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस। क्या है, निम्नलिखित में कौन सी कृषि में विपणन योग्य अधिशेष और विपणन अधिशेष के बीच का अंतर जो है अच्छी तरह से बताता है ना। मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस का दोनों का अंतर जो है, इनमें से कौन सा जो है अच्छी तरह से बताता है। बताइए क्या है। पहले देखो, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये ज्यादा अच्छे समझ आएगी, हिंदी पढ़नी है तो वो भी समझ लो। विपणन योग्य अधिशेष बिक्री के लिए उपलब्ध कृषि उपज की कुल मात्रा है, जबकि विपणन अधिशेष वास्तव में बाजार में बेची गई राशि है या कुल मात्रा जो है बेची गई, वास्तव में बेची गई। विपणन योग्य अधिशेष जो है उपज की वह मात्रा है जिसे किसान बाजार मूल्य पर बेच सकते हैं। उस मूल्य पर जो बेचते हैं, जितने मूल्य पर बेचते हैं उसे क्या मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। देख लेते हैं आगे। विपणन योग्य अधिशेष जो है में सभी उपज शामिल है, सभी हर तरह की जो है प्रोडक्शन जो है इसमें शामिल करी जाती है, चाहे बेची गई हो या नहीं, चाहे बेची है या नहीं, तो ये इसको मार्केटेबल सरप्लस बोलेंगे, है ना। अब देखो दो तरह की चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं हम मार्केटेबल सरप्लस, अधिशेष मार्केटेबल, है ना, और इसको बोलेंगे मार्केटेड। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। हाँ हाँ इंग्लिश में बता रहे हैं, दोनों चीजें सुनो। अब क्या है, ध्यान देना ध्यान देना, वापिस आ जाओ वापिस, है ना, और जाग रहे हो, सो तो नहीं गए, ध्यान दो वापिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आज। तो अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा बचा हुआ, है ना, बचा हुआ कुछ तुम्हारे पास पड़ा है। मान लो मैं किसान हूं, वैसे मैं किसान ही हूं, है ना, तो क्या है, मैंने पूरे अपने खेत में 20 क्विंटल जो है गेहूं, 20 क्विंटल गेहूं जो है मैंने प्रोड्यूस किया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो 20 क्विंटल हुई। ये क्या है, मेरी प्रोडक्शन। अब मेरे को घर पे अपने जो मैंने पशु रखे हुए हैं, 2 गाय रखी हुई है, 1 भैंस रखी हुई है ना, और साथ में मेरे क्या है, घर वाले 4 जो हैं मेरे घर पे मेंबर हैं, तो उनके लिए सब कुछ मिला के मुझे पता है कि मुझे 10 क्विंटल जो है मेरे घर के लिए चाहिए, है ना, जो 10 क्विंटल जो है वो मेरे घर के लिए चाहिए। तो ये क्या है, अब मेरे को बेचने, मेरे पास एक्स्ट्रा, है ना, अधिशेष जो है वो मेरे पास कितना है, 10 क्विंटल का, मतलब मैं 10 क्विंटल बेच सकता हूं। जो मैं बेच सकता हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस, तो क्या बोलूंगा, मार्केटेबल सरप्लस, ये होता है मार्केटेबल सरप्लस। पर अब देखो, अब क्या है, जिस टाइम पे मैंने ये बेचना था उसी टाइम पे क्या हुआ, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, है ना, जो मैंने रिश्तेदार से लिए हुए थे ना अभी 10,000 रुपया, उन्होंने मांग लिए, तो मैंने उनको वापस लुटाने पड़ गए। तो जो वापस लुटाए, तो मेरे को पता था कि अब ये 10 क्विंटल बेच के मेरा नहीं चलेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं 15 क्विंटल क्या करता हूं, बेच देता हूं, 15 क्विंटल बेच देता हूं। तो मैंने घर पे ये 15 क्विंटल, अब मेरे पास थे, जो अधिशेष था वो 10 क्विंटल का था, पर मैंने एक्चुअल में बेचा कितना, 15 क्विंटल, 5 क्विंटल जो है मैंने घर के लिए रख लिया, 5 क्विंटल मैंने सोचा बाद में आपके जैसों से मांग के मैं अपना पूरा कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो है ये होता है मार्केटेड सरप्लस, जो मैंने असलियत में बेचा, मार्केटेड सरप्लस, है ना। मुझे चाहिए था 10 क्विंटल, बट मैंने रखा कितना अपने पास, 5 क्विंटल, मैंने ज्यादा बेच दिया, मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ था, 10 क्विंटल का, पर मैंने 15 क्विंटल रख लिया अपने पास, मतलब बेच दिया, तो मेरे पास कितना है अभी, 5 क्विंटल ही है। तो ये होता है मार्केटेड सरप्लस। अब ये ऐसा काम कौन करेगा, ये गरीब इंसान करेगा, जो स्मॉल फार्मर है या मार्जिनल फार्मर है ना, वो ये काम करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है। जो जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, जिनके पास पैसा खूब होता है ना, पवन सर की तरह, वो क्या करेंगे, वो इनको क्या करेंगे, ये जो 20 क्विंटल है उनको 10 क्विंटल घर के लिए चाहिए, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो 20 क्विंटल ही रख लेंगे कि कोई बात नहीं, बाद में ये दाम इसका बढ़ेगा तो इस दाम पे क्या है
बाद में बेच लेंगे, तो ये होता है मार्केट सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होगा और मार्केट सरप्लस क्या होगा ये। और ये देखो अब पढ़ो पहले, मार्केटेबल सरप्लस इज टोटल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अवेलेबल फॉर द सेल, कितना हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है बेचने के लिए, वो मार्केटेबल सरप्लस है। वाइल मार्केटेड सरप्लस इज द अमाउंट ऑफ, हमने एक्चुअल में वास्तव में जो है कितना बेचा है वो क्या है, मार्केटेड सरप्लस है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी पीडीएफ मिलेगा जी, मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में कौन सा संगठन बफर स्टॉक बनाए रखता है। बफर स्टॉक, बफर मतलब ज्यादा स्टॉक जो है अपने पास रखता है। देखो सीडब्ल्यूसी, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड, कौन सी संस्था इसमें बफर स्टॉक अपने पास रखती है। जैसे आप गेहूं है वो बेचते हो, वो अपने पास रख लेती है कि अगर इन केस कोई देश में कोई है ना इमरजेंसी होगी या किसी गरीबों को चाहिए होगा तो ये अपने पास रखेगी। बफर स्टॉक जो अपने पास रखती है, बफर मतलब एक्स्ट्रा, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा जो है अपने पास रख लेती है आने वाले 2-3 साल का एक साथ ही। तो वो कौन करता है ये सब कुछ काम। बिल्कुल फास्ट चलते चलो, ठीक है, मैं तो आपके लिए स्लो चल रहा था कि आपको फास्ट ना जाए, मैं तो बहुत फास्ट पढ़ा सकता हूँ, ठीक है आप पे है। तो ये अगर बात करें सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। अब ध्यान देना, ये जो एफसीआई है ये जो है बफर स्टॉक करता है, बफर स्टॉक, और ये करता किसके थ्रू है, अपने वेयर हाउस के थ्रू, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के थ्रू क्या करता है, काम करता है। नेफेड क्या करता है, नेफेड जो है ऑयल सीड होगी, पल्सिस होगी, इनको बढ़ावा देने में हेल्प कर रहा है। नेफेड कब बना उसके बारे में देख लेते, पर पहले एफसीआई कब बना, 14 जनवरी 1965 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। फाउंडर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक और डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। ये देख लीजिए सीडब्ल्यूसी, और ये छोड़ो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नेफेड कब बना, 1958 में। एपेक्स सबसे ऊपर की जो है संस्था है मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव में, है ना, ठीक है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव में। तो द स्टेट लेवल मार्केटिंग फेडरेशन एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आर इट्स मेंबर, ये इसके जो हैं सांसद टाइप हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने प्रमोट करना है मार्केटिंग को, बेचने वाली जो भी है ट्रेडिंग करनी है उसको बढ़ावा देना है, बढ़ोतरी करनी है इसमें। तो आगे चलते हैं। अब देखो ये ट्राइफेड क्या है, ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये याद रख लेना, ये ट्राइफेड कब बनी, नेफेड कब बनी, ट्राइफेड कब बनी, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो कब कब जो है देखने को मिलते हैं, इसके 11 जो है ऑफिस है। व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है, और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, कितना जो है इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वो ये बता दीजिए। क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या है, कुछ इस दिनों में जो है देखने को मिली। अब ये जो है ये कौन अनाउंस करता है, सीएसीपी, और ये 2 अथॉरिटी हैं, ये इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्या है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी। ये क्या है, ये ऐसी अथॉरिटी है जो बताती है कि इस पे जो है हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना होना चाहिए, और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। किस पे लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें जो 1 क्विंटल प्रोड्यूस करने में कितना खर्च आया उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें 1 हेक्टेयर पे जो है फसल हमने उत्पादन किया जो उस पे कितना खर्च आता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ये एमएसपी जो है वो 23 फसलों पे दिया जाता है। एक फसल जो है वो कौन सी है,
शुगर केन जिसपे क्या होता है FRP। तो आप आंसर क्या कर रहे हो वो देख लेते पहले थोड़ा सा। हाँ, बी आंसर कर रहे हो। 2125 पर क्वांटल इंक्रीज बाय 110 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ये भी देखो कितना बढ़ा है ना। तो थोड़ा सा ये टेबल भी देख लेते हैं। देखो देखो हमने किसकी बात करी, वीट की। वीट का पहले कितना था, यहां पे आ जाओ। ये जो आप बात कर रहे हो ना 2125 वाली, ये पिछले साल की बात है। अभी जो इस साल जो बिकी है वो 2275 है ना, इस पे बिकी है। पहले पिछले साल कितना मूल्य था, 2125 का न्यूनतम जो मूल्य था, है ना। अब कितना है ना, बड़ा कितना, 150 से बड़ा। तो आंसर क्या आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं। ये पूरी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कम है, अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ये सारे MSP जो हैं आपको याद होने चाहिए, किस किस फसल का कितना है, हर साल का है, बट आप याद रखो ये दो याद कर लेना। ये दो जो है महत्वपूर्ण है, पिछले साल कितना था, इस साल बढ़ के कितना हुआ है, और सबसे ज्यादा किसका बड़ा है और सबसे कम किसका मूल्य जो है वो बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये देख लेते हैं। देखो 2275 पर क्विंटल जो है अभी है, और ये बढ़ोतरी हुई है कितनी, 150 रुपए की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्लियर। आगे देखो, देखो यही मैंने बोला, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है ये पहले बता देता है कि इतना प्राइस इस पे होना चाहिए, ये इस टाइम आया, ठीक है। और इसके बाद जो है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो कि सीधा भारत सरकार के अंदर काम करती है, वो इसको फाइनल करता है कि हाँ जो तुमने बोला उस पे होगा कि नहीं। 23 क्रॉप है जिन पे क्या है वो रहता है। बाकी कौन कौन सी क्रॉप है, 7 जो है वो ये सीरियल क्रॉप है, धान है, मक्की है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, बार्ले है, रागी है ना। 5 जो है दलहनी फसलें हैं, कौन कौन से, चने हैं, तुर की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द है, लेंटिल है। 7 जो है वो तेल वाली फसलें, कौन सी, ये ग्राउंडनट है, रेपसीड है, सोयाबीन है, सीसम है, सनफ्लावर है, सैफलावर है, नाइजर सीड है। और 4 जो है कमर्शियल क्रॉप हैं। ये आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, किसका कितना मूल्य है ये भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। देखो, आर्थिक सिद्धांत का उपयोग करके फसल के उत्पादन लागत को न्यूनतम किया जा सकता है। जो मतलब हमारा जो खर्चा आ रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कॉस्ट प्रिंसिपल के थ्रू, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन के थ्रू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के थ्रू, या फिर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, है ना। कैसे खर्चा कम कर सकते हैं, देखो मान लो मैं ये बोलूं कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ये जो है आंसर इसका क्या रहेगा, ये रहेगा। बट ये होता क्या है, बहुत बार देखने को मिला है कि मान लो जैसे ये है, ये इतना खर्चा इस पे आ रहा था, इतना खर्चा इस पे आ रहा था, इतना खर्चा, अगर मान लो मैं कुछ चीज लेके आ रहा था, इतना इतना खर्चा आ रहा था। मान लो हम, मैं वही बता रहा था ना, इतने बंदे जो है ना, मैन जो है काम कर रहे हैं, इतनी जो है हमारे वुमेन काम कर रही है ना। इसको हम दिहाड़ी दे रहे हैं 300, इसको दिहाड़ी दे रहे हैं 400। बट ये वुमेन जो है 10 लगी होंगी और मैन जो है 5 लगे होंगे, तो इक्वल काम कर रहे हैं, है ना। तो ये एक दिन में खर्चा आएगा हमारा 3000 रुपये, इसका खर्चा कितना आएगा 2000 रुपये। तो हम इससे अपना जो है खर्चा कम कर सकते हैं ना, कि हम यही लेके आए, या फिर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आए जो इसका और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन हो, है ना। तो इसको जो है हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बोलेंगे, कि जिससे हम क्या है सबसे कम खर्चा कहां पे आ रहा है और हमारा उत्पादन उतना ही रह रहा है, काम जो हम करवा रहे हैं वो उतना ही रह रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे वीडियो को लाइक करके नहीं आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आना, है ना। जब से क्लास शुरू करिए तब से लाइट भी नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई पंखा नहीं है, आपके लिए जो है क्लास बिना किसी लाइट के चल रही है, ठीक है। तो प्लीज लाइक करके आना। व्हेन मार्क सरप्लस, है ना, मार्केट सरप्लस इज ग्रेटर देन मार्केटेबल, मार्केटेड लिख लो, गलत लिखा हो थोड़ा सा, मार्केटेड। जब बेचा गया अधिशेष विपणन योग्य अधिशेष से अधिक होता है तो स्थिति को इस रूप में जाना जाता है, किस स्थिति में जाना जाता है, मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, दो चीजों का जुड़ना, है ना, दो चीजों का जुड़ना, इंटीग्रेट होना। मान लो जैसे कि हम एग्रीकल्चर, है ना, आपको तैयारी करवा रहे हैं, हम सोचे हम बच्चे तो अब हमारे पास हैं ही, हम बैंकिंग की भी तैयारी करवा दें,
तो हम क्या करेंगे, साथ में किसी के साथ जुड़ेंगे या अपना इंटीग्रेशन करेंगे, और हम ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। डिस्ट्रेस सेल है ना, जब हमारा क्या होगा, मार्केटेड सरप्लस, जितना मार्केट हमें कितना रखना था बट हम उससे ज्यादा रखते हैं, तो क्यों हम उसका, है ना, सॉरी, जितना रखना था मार्केटेड सरप्लस इज ग्रेटर देन मार्केटेबल सरप्लस, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? जितना हमें रखना चाहिए था हम उससे ज्यादा रखते हैं, तो ये कौन सा करता है फार्मर? तब क्या होगी, डिस्ट्रेस सेल होगी। और ये करेगा कौन सा, जो सीमांत किसान हैं या फिर कौन से हैं, छोटे किसान हैं, उनमें, उन किसानों में ये जो चीज है देखने को मिलती है। तो ये क्या है हमारा आंसर है। द लॉ दैट डिटरमाइन द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अमंग अल्टरनेटिव यूज, वह नियम जो वैकल्पिक उपयोगों के बीच सीमित संस्थानों के सर्वोत्तम उपयोगों का निर्धारित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अलग अलग, है ना, डिटरमाइन द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड सोर्सेज अमंग अल्टरनेटिव यूज, एक ही चीज को अलग अलग जगह पे कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो कौन सा नियम बताता है? बिल्कुल सही आंसर है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न। इक्वी मार्जिनल रिटर्न, है ना, अलग अलग जगह पे रिटर्न जो है, हमारा पैसा जो है वो बढ़ रहा है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज मार्जिनल कॉस्ट इज, जब कोई एवरेज कॉस्ट बढ़ती है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन दिखा देते हैं, है ना, बताइए। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है मार्जिनल कॉस्ट से, तब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, है ना, इंक्रीज। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तब मार्जिनल कॉस्ट को क्या होता है, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत क्या होती है? जब एवरेज कॉस्ट जो है हमारी, औसत लागत बढ़ेगी, तो जो हमारी सीमांत कॉस्ट है वो अबव होगी, ऊपर होगी, किससे? क्योंकि अभी हमने देखा था ना, जैसी उसकी भी बात कर लें, उसकी प्रोडक्ट की बात कर लें, जब एवरेज जो थी, है ना, वो बढ़ रही थी, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, अबव हो जाएगी। ठीक है, तो सी जो है सही उत्तर। अगला, वस्तु के लिए बाजार में संतुलन तब मौजूद होता है जब इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट इन मार्केट फॉर द कमोडिटी, व्हेन, कब मौजूद होगा? अमाउंट ऑफ बोट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सोल्ड, जितना हमने खरीदा और कितना हमने बेचा वो बराबर हो जाए। प्राइस इन सच अ वे कंज्यूमर डू नॉट विश टू बाय मोर, ऐसी स्थिति आ जाए जब जो खरीदने वाला है वो और खरीदने की इच्छा ना रखता हो। द प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, जो उसके यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो बराबर हो जाए उसका जो पैसा है। एट द मार्केट प्राइस द अमाउंट सेलर विशेस टू सेल इज सेम क्वांटिटी बायर विश टू बाय, जब जितना बेचने वाला बेचना चाहता है वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, जो जितना खरीदने वाला खरीदना चाहता है उसके। तो क्या आंसर आएगा, क्या उत्तर आएगा? जो भी डी आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही है। तो यही होती है इक्विलिब्रियम की पोजीशन। देखो, ये रही डिमांड, ये रही सप्लाई, जितनी डिमांड है वो सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाएं, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जो बेचने वाला कितनी बेचना चाहता है और खरीदने वाला मतलब कितनी डिमांड है, बेचने वाला मतलब कितनी सप्लाई है, जब ये कितने बेचने वाला और ये सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएं, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तब वो होगी, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। आगे चलते हैं। बाउंड्री लाइन इन केस ऑफ फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। फैक्टर फैक्टर क्या होते हैं, कोई भी दो हम फैक्टर, है ना, एक जो हमने एक चीज लगाई, है ना, जैसे कि फर्टिलाइजर डाला, है ना, उसके साथ साथ हमने कीटनाशक डाले, उन दोनों का हम दो ही ये मानेंगे कि दो ही जो है हमारे उत्पादन को बढ़ा या कम कर सकते हैं। उन दोनों का क्या रिलेशन है, उनकी जो बाउंड्री लाइन होगी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोक्लाइन, आइसोलाइन, रिज लाइन, या नन ऑफ दिस, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, ये होती है ऐसे करके, क्या है हमारा फैक्टर फैक्टर ए बी, है ना, मान लो हम ये क्या है, दो फैक्टर ले रहे हैं, चार फैक्टर ए बी सी डी,
इनको फैक्टर के साथ जैसे हम ये कर रहे हैं, इसका प्राइस और दूसरे का प्राइस ऐसे है। अब इनमें से जो बाहर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है बाउंड्री लाइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सी डी। जो डी बोल रहे हैं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं बोल रहे हैं, वो बता दीजिए फिर उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सी जो है रिज लाइन बोलते हैं। जो भी ये देखने को मिल रही है, ये है हमारी फैक्टर के, है ना। तो अभी आप जैसे पढ़ने वाले हो ना, तो आपको याद रखना है एक तो डिमांड वाला कंसेप्ट, एक एमएसपी वाला, ये जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट कब बना, कैसे बना, है ना, ये वाला एक कंसेप्ट। एक फैक्टर रिलेशनशिप, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, मतलब लो जो हैं, जो सारे लॉज हैं, वो सारे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन, ये वाले फैक्टर के, है ना, कुछ जो ग्राफ हैं, ये सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। सम ऑफ द इंडिविजुअल जो है ना, व्यक्तिगत मांग के योग को क्या कहा जाता है? जितनी एक मेरी डिमांड है, एक आपकी डिमांड है, किसकी डिमांड है, किसकी डिमांड है, उस सभी को इकट्ठा कर दें, एक साथ कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डराइव्ड मतलब बनाई गई डिमांड, है ना, या फिर ज्वाइंट डिमांड, एक साथ इकट्ठी करना, ज्वाइंट। मार्केट, पूरी मार्केट की डिमांड, या फिर कंपोजिट डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, उसको हम क्या बोलते हैं? पूरी की पूरी मार्केट जो है ना, पूरी मार्केट की क्या बोलेंगे? डिमांड बोला जाएगा। आगे आ जाओ। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, बिफोर, है ना, कटाई के बाद, बुवाई से पहले, बिजाई से पहले, या बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, कटाई से पहले, या फिर बिजाई के बाद, या बिजाई से पहले। तो कब? एमएसपी हमने अभी बोला कौन करता है? सीएसीपी रेकमेंड करता है, सीसीई क्या करता है? इसको अप्लाई कर देता है। लगता किस पे है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ये पर क्विंटल कितना खर्चा आ रहा है उस पे लगता है, और जितना खर्चा आ रहा है उसका 50% क्या है? ज्यादा मूल्य रखा जाता है। जैसे 1000 पे खर्चा आ रहा है तो 1500 तो रखना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ने फिक्स करा हुआ है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है? ये जैसे ही मान लो अभी क्या है, राइस, है ना, अभी राइस का टाइम चल रहा है, तो राइस के आने से पहले ही, जैसे सोइंग होनी थी ना, उससे पहले ही उसका एमएसपी डिसाइड हो चुका था। तो बुवाई से पहले, बिजाई से पहले क्या है? तो बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप, ये हमारा क्या आ जाएगा? बी जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा। 50% ज्यादा रखना, मतलब 150% तो रखा ही जाता है हमारे खर्चे के ऊपर। 22 क्रॉप प्लस एक क्रॉप पे होता है फार्म रिम्यूनरेटिव प्राइस। 4 फसलें ऐसी हैं जो कमर्शियल फसल है जिन पे एमएसपी मिलता है। कोकोआ हो गया, कोकोनट हो गया, इन पे जो है एमएसपी देखने को मिलता है। द कॉस्ट इन अकर्ड इन ग्रोइंग अ क्रॉप इन अ हेक्टेयर, एक हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर पे कितना खर्चा आ रहा है, प्रति क्विंटल पे कितना खर्चा आ रहा है, अभी हम करके आए, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रति हेक्टेयर पे कितना खर्चा आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो आएगा क्या? कॉस्ट ऑफ फार्मिंग नहीं, डी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। बी क्या है हमारा सही उत्तर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम है हाईएस्ट इनकम इलास्टिसिटी? इनकम की इलास्टिसिटी निम्नलिखित में किस वस्तु की आय लोच, है ना, इलास्टिसिटी जो है सबसे अधिक होती है? ब्रेड, रोटी, चपाती, है ना, जो हम खाते हैं, बटर, है ना, मक्खन जो हम खाते हैं, मिल्क, दूध है जो हम पीते हैं, या वाइन जो हम शराब पीते हैं। हम नहीं, जो भी पीते हैं वो क्या आएगा, है ना, वाइन स्पेशली। तो जैसे ही उनकी इनकम बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, ये तो उन्होंने खाना ही खाना है, खाना पीना तो है ही है ना, ये तो पहले खा रहे थे। जैसे ही वो, है ना, उनकी आय बढ़ी, आय बढ़ने से क्या होगा? वो किस पे जाएंगे? इसकी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम है हायर इनकम इलास्टिसिटी? इसकी जैसे ही, है ना, इनकम बढ़ेगी किसी बंदे की, तो ये भी जो है इसकी डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? डी जो है वही सही उत्तर आएगा, वाइन आएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, निम्नलिखित में से कौन अवसर लागत है ना, अवसर लागत की अवधारण के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, पहला क्या है, किसी विकल्प की कुल लागत जो है जिसमें स्पष्ट और अंतर्निहित दोनों लागतें शामिल हैं, है ना। मतलब क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ चॉइस इंक्लूडिंग बोथ, जहां पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये दो कॉस्ट कौन सी होती हैं, जो कॉस्ट तो हमें दिख रही होती हैं, है ना, जो कॉस्ट मान लो हम क्या है, हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, प्रैक्टिकली चीज समझते हैं, हमारे यहाँ पे पीसी चल रहे हैं, कैमरा चल रहे हैं, इसके भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ये तो हमें पता है कि इसका ये इतना खर्चा आ रहा है। ये होते हैं एक्सप्लिसिट खर्चे, बाहर वाले खर्चे, है ना, देख लेते हैं। और जिसमें स्पष्ट और स्पष्ट मतलब एक्सप्लिसिट, बाहर वाले जो पता ही है, स्पष्ट है कि ये खर्चे होने हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, जिनका हमें पता नहीं है, जो हर बार हो रहे हैं बट पता नहीं चलता। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, खुद की प्रॉपर्टी है, रेंट उसका अगर हम ना होते तो रेंट लगता, तो वो है ना, इन अकर फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, है ना, शामिल है अगले सर्वोत्तम विकल्प से खर्च की गई। या फिर क्या आएगा अगला, देखो, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन अ गुड और सर्विस एक्सक्लूडिंग एनी अदर पोटेंशियल कॉस्ट। जितना हम खर्चा करते हैं उसमें पोटेंशियल कॉस्ट जो है वो बाहर निकाल दें। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड कंसीडरिंग ओनली द मटेरियल यूज्ड, द सम ऑफ ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग अ गुड। सम ऑफ टोटल कॉस्ट उसको तो हम बोल देते हैं टोटल कॉस्ट, है ना। तो अब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर मैं वहां पे अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक मौका था क्या कि यहां पे ना खर्च करके यहां पे खर्च करता, यहां पे ना खर्च करके कहां पे खर्च करता, किसी और जगह पे खर्च करता, तो वो क्या होता, क्या आंसर कर रहे हो, सम ऑफ ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग अ गुड इंक्लूडिंग लेबर। ये नहीं आएगा, जो भी डी उत्तर कर रहे हो ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो टोटल कॉस्ट की क्या है, कितना टोटल खर्चा हो रहा है उसका बता रहा है। देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ चॉइस, चॉइस आ गया ना, हमारे पास एक ऑप्शन थी कि इंक्लूडिंग बोथ कॉस्ट इन अकर फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। हम इसको छोड़ के हमारे पास एक मौका था कि हम किसी और को भी लगा सकते, जैसे कि हमने चाय खरीदने गए, चाय के साथ साथ हमारे पास मौका था कि हम वो चाय वाले पैसे कॉफी पे भी लगा सकते थे, तो वो थी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो हमने क्या है, एक जगह पे कोई चीज शुरू करनी थी पर हम उसकी जगह पे कुछ और शुरू कर लें, है ना, उतना खर्चे में ही, तो वो क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो आंसर क्या आना था, ए इज राइट आंसर। व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ऑन प्राइस, जब मांग में अपनी कीमतों से वृद्धि के कारण परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है। मतलब क्या है, द डिमांड चेंज, डिमांड जो है, मांग जो है वो चेंज होगी प्राइस बढ़ने से, तब इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, है ना, ऐसे एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे कम होना, या इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड। ये तो छोड़ो, बस ये बता दो, बस दो बात, वैसे तो इसमें भी ऑप्शन आ रही है बट हाँ, क्या आंसर रहेगा, देखो, जब डिमांड चेंज हो प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो रहा है, ऐसे करके कुछ टेबल होगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड नीचे जाएगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ऊपर जाएगी। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, नीचे आना, एक्सपेंड करना मतलब ऊपर जाना, ऐसा कुछ ग्राफ जो है देखने को मिलता है। द मार्केटिंग प्लेस यूटिलिटीज क्रिएटेड थ्रू, प्लेस है ना, विपणन में स्थान उपयोगिता का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है। दो तीन तरह की यूटिलिटी होती है, एक होती है प्लेस, जगह, है ना, जगह बदल दो, है ना, एक होती है उसकी फॉर्म बदल दो, फॉर्म यूटिलिटी। मान लो हम क्या है, टमाटर खा रहे हैं, है ना, टमाटर एक खा रहे थे, उसकी जो है हम उसको चेंज करके क्या ले आए, केचप ले आए, क्या कर दें, केचप ले आए, तो हमने इसकी क्या चेंज कर दी, इसकी फॉर्म चेंज कर दी, क्यों, इसका प्राइस कम था, अब हम इसको बढ़ा के बेचेंगे, है ना। या फिर हम क्या करें, हम इसको एक जगह से, एक स्थान से वहां पे उसका मूल्य नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे,
है ना, तो हम उसकी उपयोगिता को चेंज करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना तो क्या होगा, होगा ट्रांसपोर्ट। प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो फॉर्म, है ना, फॉर्म की क्या है, उपयोगिता है, उसको पूरा का पूरा बदल दिया तो ट्रांसपोर्ट, ए जो है ट्रांसपोर्ट क्या आ जाएगा हमारा, सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम की जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल गुड्स की, है ना, वो हमेशा भी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, है ना। जो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़ रही है तो गुड का जो है प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। आज मेरे पास 200 रुपया कमाता हूं दिन का, ठीक है, तो मेरी डिमांड क्या होगी, मैं दो, मान लो कोई भी चीज है वो डेली की 2 किलो आटा की डिमांड है ना, मेरी जो है आय जो है अब 300 रुपये होगी, तो इसकी डिमांड 2 से 2.5 किलो हो जाएगी। तो मतलब जैसे ही इस मेरी आय बढ़ रही है वैसे ही क्या हो रही है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो पॉजिटिव रिलेशन होता है आपस में, जैसे ही मेरे आय बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है। अगर यही प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है तो इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन, इम्पेरिशेबल कमोडिटी, है ना, इम्पेरिशेबल कमोडिटी क्या होती हैं, जिनको हम स्टोर करके ज्यादा देर नहीं रख सकते, जो कि खराब हो जाती हैं, जैसे कि सब्जियां, है ना, इम्पेरिशेबल जो सब्जियां होती हैं, है ना, वो क्या है, वो खराब हो जाती हैं। तो ऐसी कमोडिटी में क्या होता है ना, अब उस कंडीशन में क्या है, जितना हमने सोचा था रखने का, मान लो हमने 20 क्विंटल वही सेम प्रोड्यूस किया, हमने सोचा था कि हमने 10 क्विंटल रखना है, पर हम क्या है, वो हो गया हमारा मार्केटेबल सरप्लस, पर हमने क्या किया, हम उसको 15 क्विंटल हम क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, 5-10 बेचने की जगह हम 15 बेच रहे थे। बट इस कंडीशन में क्या होगा, इम्पेरिशेबल में, तब ये दोनों जितना हमने सोचा था रखने का और उतना ही हम बेचेंगे। क्यों, क्योंकि वो अब स्टोर नहीं हो सकती, वो जो चीज है अब वो स्टोर नहीं हो सकती। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तब उस टाइम पे जितना हमने सोचा था और जितना एक्चुअल में बेचा है वो इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेट कैपिटल रेशियो, है ना, जो नेट कैपिटल शुद्ध पूंजी अनुपात बराबर है, शुद्ध पूंजी अनुपात को क्या कहते हैं, नेट कैपिटल, है ना। नेट कैपिटल क्या होता है, ये अनुपात होता है कि हमारे पास कितनी जो है देनदारी है ना, कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज, कितनी लायबिलिटीज हैं, इन दोनों का जो अनुपात है उसको क्या बोलते हैं, हम नेट कैपिटल बोलते हैं। ये कुछ जो है ये अनुपात लिखे हुए हैं। करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। इंटरमीडिएट रेशो क्या होती है, नेट कैपिटल रेशो क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, डेब्ट इक्विटी क्या होती है। ये सारे क्या अभी आप स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। नबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस हो, है ना, नबार्ड कब बना, नबार्ड जो है वो कब जो है बना, नबार्ड क्या है, नबार्ड की बात करें, एक ये भी बता देना, एक साथ में बता दो रीजनल रूरल बैंक, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। रीजनल रूरल बैंक ये कब बना, आरआरबी, बताना क्या आंसर कर रहे हो। ए बी बी, देखो जो 12 जुलाई है ना, इस दिन को क्या मनाया जाता है, नबार्ड दिवस। तो ये 12 जुलाई 1982 में 1982 में क्या है, ये बना सीवा रमन कमेटी, है ना, सीवा रमन जो है कमेटी थी जिसने इसको बोला था कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए, रेकमेंड किया था, और जिसको हम क्रेफी कार्ड कमेटी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेफी कार्ड कमेटी। ये ऐसा एक बैंक था जिसने काफी सारे आरबीआई के कुछ काम को कम कर दिया, उसके लोड को कम कर दिया, नबार्ड ने आरबीआई का काम कम किया, और काफी जो एग्रीकल्चर में रूरल डेवलपमेंट करवाते थे, है ना, कुछ ऐसी चीजें थी, उसको उसके काम को कम कर दिया, लोड को कम कर दिया। फिर बाद में एक ही बैंक बना जिसका नाम था क्या, नबार्ड। बना कब,
12 जुलाई 90। अब इसके अंदर जो है ये जो अपनी फंडिंग जो करता था, पैसा बांटता था, वो बांटता था आरआरबी के थ्रू, रीजनल रूरल बैंक, जो कि रूरल में पैसा बांटता था। और आरआरबी जो है ये 1975 में जो है देखने को मिला, नरसिम्हा राव कमेटी ने जो है, नरसिम्हा राव इसने रेकमेंड किया। और सबसे पहला बैंक जो था वो था प्रथम बैंक। क्या था? प्रथम बैंक जो है वो बना था, जो कि सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था। अब इसमें अनुपात जो होता है वो होता है 50, 35 और 15 का 50 जो होता है वो होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। और 35% जो होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य की जो सरकार है। और 15% जो होता है वो होता है जो बैंक इसको स्पॉन्सर करता है। जैसे आपने देखा होगा पंजाब ग्रामीण बैंक है, उसको स्पॉन्सर किया पंजाब नेशनल बैंक ने। ऐसा जो है पैटर्न जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अब नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कब बना? ये लिखा हुआ है 12 जुलाई 1982। प्रीमियर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैज ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स इन इंडियन विलेज, है ना। ये मेन क्या था, उसका नाम से ही पता चलता है कि ये रूरल, है ना, जो गांव में रहने वाले थे, जो बिल्कुल पछड़े हुए थे, उनको, है ना, बढ़ावा देने के लिए ये जो है बैंक जो है बना। तो ये क्लियर, तो नाबार्ड जो है ये बना। और उसी के बाद आप आरआरबी का पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन